RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पिछली वीडियो में हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों के विभिन्न प्रकार से रासायनिक गुणों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। उसमें हमने आपको जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH इसके विभिन्न प्रकार के रासायनिक गुणों की H समूह के कारण, OH समूह के कारण, कार्बोनिल समूह के कारण, पूरे COOH समूह के कारण और इस एल्किल समूह के कारण होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी दे दी थी। अब हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रमुख व्यावसायिक यौगिक। जो प्रमुख व्यावसायिक यौगिक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इनमें प्रमुख जो आपका यौगिक लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH के लिए। और एक और आपके सिलेबस में दिया गया है बेंजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये दोनों एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, जबकि बेंजोइक अम्ल एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसे हम संरचना के रूप में कुछ बेंजीन रिंग के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल की संरचना होती है। तो आइए अब हम एक एक यौगिक को लेकर चलते हैं। इनमें सबसे पहले हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मिक अम्ल को, जिसमें हम इन अम्लों के बनाने की विधि और कुछ मुख्य गुण जो कि आपके जो सामान्य गुणों के रूप में आपको पिछली वीडियोस में बताए गए हैं उनसे अलग होंगे, उनको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और इनके कुछ उपयोग भी आपके सामने बताए जाएंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आता है फॉर्मिक अम्ल जिसको फॉर्मिक एसिड अंग्रेजी में कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड, अब इसके लिए हम दो तीन बात बताएंगे आपको। सबसे पहले हम इसकी प्राप्ति को लेकर चलते हैं। प्राप्ति ऑकुरेंस यानी ये उपस्थित कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो जो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड वो फॉर्मिका नाम से बना हुआ है। फॉर्मिका जो कि लैटिन भाषा में रेड आंट जो लाल चींटियां होती हैं उनका नाम होता है फॉर्मिका, जिससे ये फॉर्मिक एसिड बनाया गया है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चींटियां हैं, लाल चींटियां स्पेशली, और उसके बाद आपकी बर हैं, ततैये हैं, मधुमक्खी हैं, इनमें जो डंक में जहर पाया जाता है वो जहर फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। वो विष जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन उत्पन्न हो जाती है वो फॉर्मिक एसिड ही उसका कारण होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इनकी प्राप्ति कहाँ होती है। फॉर्मिक एसिड कीड़े मकोड़ों में, डंकदार कीड़े मकोड़ों में कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। जिसका डंक जितना ज्यादा विषैला होता है वो उतना ही तीव्र दर्द उत्पन्न करता है। तो चींटियों में पाए जाने के कारण ही इसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण कहा गया है। तो ये तो हुई इसकी प्राप्ति। अब इसकी अगर हम संरचना सूत्र की बात करें, संरचना सूत्र और अणुसूत्र दोनों को लेकर चल सकते हैं। अणुसूत्र HCOOH के रूप में लिया जा सकता है और संरचना सूत्र HCOOH के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसके बाद हम इसके बनाने की विधि को लेकर चलते हैं। तो बनाने की कुछ प्रमुख विधियां, क्या क्या इसकी विधियां होंगी उनको देखते हैं। प्रमुख विधियां, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल के बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि के रूप में हम पहले नंबर पर ले सकते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में लगभग या 480 केल्विन
और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर आपस में अभिकृत कराया जाता है तो हमें HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस सोडियम फॉर्मेट HCOONA की अभिक्रिया अगर हम NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फेट से करा दें तो हमें जो यौगिक प्राप्त होगा उसका नाम HCOOH यानी फार्मिक अम्ल होता है और प्लस में निकल जाएगा Na2SO4। बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि को कुछ इस प्रकार से ही लिख सकते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को NaOH कास्टिक सोडा विलयन में लगभग 480 केल्विन और 10 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं तो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। आप जब अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाएंगे तो इन यौगिकों के नाम, जो कि मैं लगभग आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, इनके नीचे अवश्य लिख लें। जैसे इसका नाम सोडियम फॉर्मेट होता है। जब ये सोडियम फॉर्मेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट दोनों इसी के नाम हैं, इसके साथ अभिकृत कराया जाता है तो HCOOH अलग हो जाएगा और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट पृथक हो जाता है। तो ये फार्मिक अम्ल बनाने की एक औद्योगिक निर्माण विधि है। जो दूसरी विधि आती है वो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड से आती है। अब उसको लिखकर देखते हैं। ये फार्मिक अम्ल बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम एक एक करके इस स्टेप को वाइज इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए ग्लिसरॉल के साथ जब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन की जाती है तो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये इक्वेशन ज्यादातर इस रूप में आती है। क्या होता है जब ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक एसिड के साथ अभिकृत कराया जाता है, या कैसे प्राप्त करेंगे ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। अधिकतर इक्वेशन ऐसी भी आ जाते हैं कि फॉर्मिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, तो ये अभी आगे आएगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम फिलहाल ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या इसका IUPAC नाम क्या होगा वो आप लिख कर देख सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद आप आगे जब चलाएंगे तो मैं इसका नाम आपको बताऊंगा। अभी इसका नाम बता रहा हूं तो पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं। पहले खुद लिख कर देखिए। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 OH हैं तो प्रोपेन, 3 कार्बन के कारण प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस ग्लिसरॉल के साथ ऑक्सैलिक एसिड HOOCCOOH, जहां 2 COOH समूह होते हैं उसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। जब इनकी अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो सबसे पहले यहां से H2O निकलता है, जो कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में थी कि जब एक एल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर प्राप्त होता है। यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा CH2O, उसके बाद ये OC और फिर ये COOH। यहां पर हमारा निकल गया H2O। बाकी ये CHOH सेम टू सेम लिख लीजिए, CHOH और CH2OH। अब इस एस्टर में से यहां से ये CO2 निकल जाता है तो माइनस कर देंगे हम CO2 और जो बचता है उसको लिखते हुए चलेंगे CH2COOH, CH2COOH, CHOH, CHOH और CH2OH। इसके बाद फिर जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया पुनः जल के साथ कराते हैं HOH यानी इस यौगिक का जल अपघटन कराते हैं तो यहां से हमें ये प्राप्त हो जाता है HCOOH और प्लस CH2OH और सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2OH, यानी हमें ग्लिसरॉल दोबारा से प्राप्त हो जाता है। तो सीधे रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाया
ऑक्सैलिक एसिड COH2 से फॉर्मिक एसिड HCOOH बनाया, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। आप डायरेक्ट इस ग्लिसरॉल को यहाँ न लिखकर यहाँ एरो मार्क के ऊपर एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक की भांति भी लिख देंगे तो भी आपकी ये अभिक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी। अब इसके बाद अगर हम लेकर चलें तो इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। फॉर्मिक अम्ल के भौतिक गुण, भौतिक गुणों के रूप में हम इसको ले सकते हैं कि ये तीखी गंध वाला द्रव्य है। मुख्यतः जब भौतिक गुण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, सामान्य गुणों वाली में, वहां भी बताए थे कि पहले 10 यौगिक जो होते हैं वो तीखी गंध युक्त होते हैं। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मिक अम्ल में आपके तीखी गंध युक्त ये द्रव होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 373.5 केल्विन होता है। ये अम्लों के अगर रासायनिक गुणों की बात करें तो जितने भी सामान्य रासायनिक गुण हमने आपको पिछली सामान्य रासायनिक गुणों वाली वीडियो में बताए थे, उन सभी को ये प्रदर्शित करता है। उनमें सबसे पहले हम ले सकते हैं कार्बोनेट Na2CO3 और NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनको प्रदर्शित करेगा। ये किसी एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है, अमोनिया के साथ क्रिया करके एमाइड बनाता है। तो इस प्रकार की कुछ सामान्य अभिक्रियाएं जो अम्लों के बारे में आपको पहले बताई जा चुकी हैं, फॉर्मिक अम्ल उन सभी को प्रदर्शित करता है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल अपनी श्रेणी के अन्य अम्लों से कुछ भिन्नता भी प्रदर्शित करता है। उसका कारण क्या होता है वो देखिए। फॉर्मिक अम्ल की संरचना होती है HCOOH। इसके अंदर ये COOH समूह होने के कारण तो इसको अम्ल कहा गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन इसमें एक और समूह उपस्थित होता है CHO। एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल में, जो कि अन्य किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित नहीं होता। इस कारण ये फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइडों के भी कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है और इन्हीं गुणों के कारण फॉर्मिक अम्ल को हम अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से भिन्नता या जो अंतर कह सकते हैं उसके रूप में, विभेद इनके रूप में कर सकते हैं कि ये फॉर्मिक अम्ल अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से किस प्रकार अलग होता है। या क्वेश्चन आ सकता है कैसे विभेद करेंगे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में, तो वो इस CHO जो समूह है, एल्डिहाइड समूह है, इसके कारण जो भिन्नता होती है अब उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड समूह को देखें, जो हमारा CHO समूह होता है CHO, तो जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें COOH समूह प्राप्त हो जाता है। सेम इसी प्रकार से जब हम HCOOH का यानी फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें HOCOOH प्राप्त हो जाता है, कार्बोनिक अम्ल, जो कि अस्थायी होता है 2 OH जुड़े होने के कारण। तो साथ के साथ ये CO2 और H2O में टूट जाता है। तो पहला गुण तो ये ऑक्सीकरण का है जो इस प्रकार से होता है। दूसरा, अब अगर हम देखें तो CHO समूह होने के कारण ये अपचायक गुण भी प्रदर्शित करता है, जिस कारण ये आपका टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O, जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है उसे टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है, ये अपचयित कर देता है इस Ag2O को सिल्वर दर्पण में। कुछ इस प्रकार से HCOOH की अभिक्रिया अगर कराई जाएगी तो ये यहाँ पर एक तो बना देगा Ag, सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण जिसको कहा जाता है, और ये ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ भी ऑक्सीकरण होता है, तो ये CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये टॉलन अभिकर्मक के साथ साथ फेलिंग विलयन को भी अपचयित कर देता है। इसी प्रकार से अगर हम HCOOH की बात करें तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी HgCl2 को भी, पहले तो Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस क्लोराइड और उसके बाद मरकरी में अपचयित कर देता है। अगर अभिक्रियाओं को लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। पहले तो ये HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड को बदलता है Hg2Cl2 में, ये हो गया Hg2Cl2, तो प्लस हो जाएगा CO2 और HCl के रूप में ये दूसरा क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा।
अब फिर से अगर देखें तो जो ये Hg2Cl2 है ये दोबारा से इस HCOOH के साथ क्रिया करके पहले तो मरकरी में अपचयित हो जाएगा और प्लस में निकलेंगे CO2 और HCl के रूप में हम इनको पृथक कर देते हैं। तो ये आपका HCHO जो समूह उपस्थित होता है इसमें HCOH में CHO समूह उपस्थित होने के कारण ये एक अपचायक की भांति कार्य करता है, जबकि शेष कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि जो हैं वो इस प्रकार से अपचायक का कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके एक दो गुण को और लेकर चल सकते हैं, जैसे कि निर्जलीकरण के बारे में अगर बात करें, जल के अणु का निकालना। तो जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो एक निर्जलीकारक की भांति कार्य करता है। तो अगर हम इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 के साथ इसको मिला दें तो ये जल का अणु अलग निकाल देगा, H2O अलग निकाल दिया, बाकी बचा CO, तो प्लस CO निकाल देता है। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। निर्जलीकारक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फार्मिक अम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर देता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऑक्सैलिक एसिड से बनाते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल से ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण HCOONe, इसके अगर हम दो अणु ले लें HCOONe के, तो ये दोनों परस्पर मिलकर COONe सोडियम ऑक्सीलेट बना देते हैं, प्लस H2 अलग निकाल देते हैं। अब जो ये COONe है, इसका अगर हम जल अपघटन करा दें तो जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन स्पेशली कराने पर हमें प्राप्त हो जाता है COOH हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये जो HCOONe है ये यहाँ पर Ne की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम से करा दें तो सोडियम फार्मेट बनेगा, जिसके दोनों परस्पर क्रिया करके सोडियम ऑक्सीलेट बनाते हैं और सोडियम ऑक्सीलेट से हमें ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है इसका जल अपघटन करने पर। जैसे अभी पीछे आया था कि HCOONe के साथ हम NaHSO4 की रिएक्शन करते हैं तो हमें HCOH प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस CONa के साथ भी आप NaHSO4 की अभिक्रिया करा सकते हैं। यह अम्लीय प्रकृति का लवण होता है जो इसके साथ क्रिया करके इसे ऑक्सैलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब इसके पश्चात इसके कुछ उपयोग आते हैं। तो उपयोग के रूप में हम दो बातें तो हर जगह लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और अनेक कार्बनिक यौगिक बनाने में, स्पेशली हम इन दो गुणों को ही लेकर चल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।